ऐसे में बीजेपी अपने सुरक्षित किले राजस्थान को एकजुट करने की लड़ाई में जुट गई है। पेश ऐसी पर एक रिपोर्ट। लोकसभा नतीजों से बीजेपी लेगी सीख, उपचुनावों के लिए बनाया मास्टर प्लान, एकजुटता से चुनाव लड़ने का दिया संदेश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेकर बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जयपुर में 2 दिन के महामंथन के बाद बीजेपी ने तय किया है कि आगामी पंचायत, निकाय और विधानसभा उपचुनाव एकजुटता से लड़ने होंगे। आगामी दिनों में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इससे पहले 11 जिलों के 17 निकायों में अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव होना है। साथ ही 2 जिला प्रमुख, 6 जिला परिषद सदस्य समेत 327 वार्ड पंचों के चुनाव भी हैं। ऐसे में इन चुनावों में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव जैसी चूक न हो। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। हार के कारणों को खोजने के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 2 दिन तक मैराथन बैठक चली, जिसमें सामने आया कि लोकसभा के नतीजों से सीख लेकर काम करेगी बीजेपी। बीजेपी को आपसी मनमुटाव खत्म करने पर रहेगा जोर। ब्यूरोक्रेसी भी जनता के ऊपर हावी रही। कई सीटों पर मैनेजमेंट भी मजबूत नहीं था। स्थानीय मुद्दों पर हमलावर ना होना भी वजह। जयपुर में 2 दिन के महामंथन के दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और संदेश दिया कि बीजेपी है तो हम सब हैं। ऐसे में मजबूती से आगामी निकाय, पंचायत और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाए। भरतपुर के क्या सभी लोकसभाओं की समीक्षा हुई थी। उसमें आगामी हमारे जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उस पर महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि आगे आपको अब आने वाले चुनावों, नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में पूरी तरह से ध्यान रखना है। कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है। और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए, इसकी भी चर्चा हमने की और सभी चर्चाएं सारगर्भित रही। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए। बहरहाल आगामी चुनावों में बीजेपी को अपने मजबूत किले राजस्थान में कमल खिलाना है। इसीलिए बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के उपचुनाव से लेकर के पंचायत और निकाय के चुनाव अब सर पर खड़े हैं। भाजपा की तैयारी है कि कांग्रेस को फिर से धूल चटाई जाए। हालांकि मिशन 25 कामयाब नहीं हो पाया, मगर उपचुनाव के अंदर भाजपा अपने किले को फिर से मजबूत करना चाहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात एकला चलो रे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वो नागौर से दोबारा लगातार दूसरी बार सांसद चुन लिए गए हैं। बेनीवाल ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की और उपचुनाव में अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ कई और बड़ी बातें भी उनकी ओर से की गई जो अब चर्चाओं में है। देखिए रिपोर्ट। बेनीवाल का बड़ा बयान। राजस्थान में उपचुनाव में अकेले लड़ेगी आरएलपी। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन, राज्य स्तर पर नहीं। जहां आरएलपी का जनाधार, वहां अकेले लड़ेंगे चुनाव। आरएलपी राजस्थान में हमारा जनाधार है, लड़ना चाहेंगे वहां। नागौर से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हनुमान बेनीवाल के इस्तीफा देने के बाद खींवसर सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर भी बेनीवाल ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही उपचुनाव के लिए बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आरएलपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी बात कर लेंगे यार, लेकिन आरएलपी राजस्थान में खींवसर के साथ साथ देवली, उनेरा, झुंझुनू तमाम सीटों पे जहां हमारा जनाधार है, हम बात करेंगे बैठ के, हम लड़ना चाहेंगे वहां। बेनीवाल ने कहा कि खींवसर के अलावा जिन जिन इलाकों में आरएलपी का प्रभाव है, सभी जगह अगर मौका मिलेगा तो आरएलपी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि उनका गठबंधन केंद्र में है, राज्य में अभी कोई गठबंधन नहीं है। आरएलपी तो कोशिश करेगी 5 उपचुनाव में जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव है। आपका देवली, उन्होंने जब 20,000 वोट लिए, अभी विधानसभा चुनाव में 23 कम है।
खींवसर, झुंझुनू और दौसा, जहाँ समर्थ हम जिसके साथ अलायंस के अंदर थे, लक्ष्य बोर्ड दौसा का बनाए थे। तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ आरएलपी का प्रभाव है वो सीटें आरएलपी पार्टी को मिले, अगर अलायंस समाप्त हो। स्टेट में दिल्ली में अलायंस पक्का है, स्टेट का अलायंस आगे तय होगा या नहीं। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा में इंडिया अलायंस के साथ नहीं बल्कि अकेले ही जनता की आवाज बनकर मजबूत विपक्ष बनेंगे, गरीब किसान की आवाज उठाएंगे और अग्निवीर को लेकर भी मजबूती से विरोध दर्ज करवाएंगे। पार्टी में लोकतंत्र बचा रहे, हम एमपी बन के जाए, एमएलए बन के जाए, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम रखवाली नहीं करेंगे, और बीजेपी में मैंने लोकतंत्र बोलने की छोटी थी वसुंधरा के समय, भाई बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, मैंने मेरी बात कही, बात निकाल कर वापिस पार्टी बना के वापस आ जाए। ये अंदर भी पूरा प्रयास करूंगा कि राजस्थान के लंबित मुद्दों को कैसे सोल्व करें, अग्निवीर का बड़ा विरोध हम करेंगे, निश्चित रूप से अग्निवीर को वापस करें। इस दौरान बेनीवाल ने बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा पर भी निशाना साधा, कहा कि ज्योति और उनका परिवार हमेशा दूसरों का झंडा उठाते रहे हैं। 8 चुनाव लड़े जिसमें ज्योति की जमानत जब्त कराई, इसके पूरे परिवार को हराया, इसको 4 बार हराया मैं नागौर के अंदर। ये डिप्रेशन के अंदर, इसलिए बाहर आप लोग मीडिया वाला इसको पता नहीं बड़ा चढ़ा के कर, ये कुछ भी नहीं है, जीरो है। फिलहाल आने वाले समय में भी प्रदेश में चुनाव के साथ जीत हार की सुगबुगाहट होने वाली है और फिर से हवा चुनावी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान वहां पर मौजूद है। गंगा आरती में वो शामिल हैं और इससे पहले उन्होंने संबोधन में कहा कि मां गंगा ने बुलाया है, मैं यहीं का हो गया। तो काशी विजय के बाद तीसरी बार नमो मोदी, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। धर्म कामार्थ सिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमण महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतभुजपाणिं गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः। ओम तिथि विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुरविष्णुरविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्राह्मणोऽणिये द्वितीयपरारथे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याव्रते कदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामाब्द संवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्यायणीयाम्यगूलः ग्रीष्मऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे महामाङ्गल्यप्रदमासे शुभे ज्येष्ठमासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया अद्य द्वादश्यायां महापर्वणपुण्यतिथौ भौमवासराणविदायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभचन्द्रे शुभसूर्ये शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुणगणविशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रनामः समस्तदेशवासिनां प्रतिनिधिभूतोऽहम् आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल्य प्राप्त्यर्थम शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनयाः श्रीगङ्गादेवी सुप्रसन्नार्थं च अद्य बहुभिः ब्राह्मणैः सह मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासनसिद्ध्यर्थम आदौ गणेशयम्बिकयोः स्मरणं च करिष्ये। ॐ मङ्गलानां द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां द्वा निधिपतिगुं हवामहे
वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सस्य स्वागः सुभद्रिकाम्। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं, गंगा आरती में शामिल हुए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री ने आखिर किसे निकम्मा कह दिया। सीकर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आपत्तिजनक बयान दिया है। सीकर दौरे के दौरान जब पत्रकार ने उनसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी पर करने को लेकर सवाल किया तो इसके जवाब में मदन दिलावर ने क्या कुछ कह दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। इससे निकम्मा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस बयान ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। सीकर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने खुलकर विपक्ष पर हमला बोला। महात्मा गांधी स्कूलों को हिंदी मीडियम करने के फैसले पर उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा और उन्हें निकम्मा तक कह डाला। आइए एक बार फिर उनके इस बयान को आपको सुनवाते हैं। परंतु इन्होंने जो राजस्थान के बच्चों के साथ जातियां की है ना, डोटासरा जी ने दुश्मन समझा ना राजस्थान के बच्चों को, इससे निकम्मा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने कक्षा 1 से सीधा 12वीं तक कर दिया, यानी कक्षा 6 का बच्चा हिंदी माध्यम पढ़ता पढ़ता एकदम 7वीं में जाकर के अंग्रेजी माध्यम पढ़ जाएगा। मंत्री मदन दिलावर सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर प्रदेश के बच्चों के साथ ज्यादती करने का भी आरोप लगाया। बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र किया है। ये जानते हैं कि पास होने में 33% नंबर चाहिए, तो 13% तो सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो ए भी बनेगा तभी लेगा। 20 में से 20 अध्यापक दे देते हैं, 33 हो जाते 17। इसलिए षड्यंत्र था कि राजस्थान के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे और अनपढ़ रह जाए, अशिक्षित रह जाए, कंपटीशन में आगे ना आ पाए, इसलिए राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय किया है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किसके कहने पर पेपर राजीव गांधी स्टडी सर्किल में रखवाए थे। जांच एजेंसियां जांच कर रही है और वो बताएं डोटासरा जी कि आपने किसके कहने से राजीव गांधी स्टडी सर्कल में पेपर रखवाए थे और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को उसकी रखवाली रखवाई थी और उनको चाबी क्यों दी थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के हमलों का जवाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस अंदाज में दिया। इस सरकार में दम नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने का। जनता खड़ी हो जाएगी विरोध में। ये जो शिक्षा मंत्री जी रोज बड़े बड़े बयान देते हैं, इनके बयानों से स्कूल बंद नहीं होते। और आप कौन होते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलेंगे ही। आप तो प्राइवेट स्कूलों के हाथों में खेल रहे हैं। आपका क्या इंटरेस्ट है प्राइवेट स्कूलों के हाथों में खेल रहे हो क्या, कि भाई उनकी मनमानी चलती रहे? और पेपर लीक का जहां तक सवाल है, ये बीजेपी की सरकार जो बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी करती है, पेपर लीक हुआ है हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा पेपर लीक हुआ है नीट का। ड्रेस कोड का मसला हो या फिर स्कूलों में सूर्य नमस्कार, मंत्री मदन सिंह दिलावर विवादों में रहे हैं। ऐसे में उनके इस बयान से सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलना लाजमी है। सीकर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस आपत्तिजनक बयान पर सियासत गर्म है और इसी पर आज रात 8 बजे देखिए 8 की फाइट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से खबर है जहां पर संघ प्रचारक सतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे 2 ही नहीं 3 या 4 अच्छे 3 या 4 बच्चे पैदा करना देश को विकसित भारत बनाने की जरूरत है। 2024 में विकसित भारत में बुढ़ों का देश बनकर नहीं जीना चाहते हैं। तो ये आपत्तिजनक बयान सामने आया सतीश कुमार की ओर से। क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। परिवार सुखी परिवार, अब हम कहते नहीं बड़ा परिवार सुखी परिवार। ऐसा भी नहीं 5-5, 6-6, 7 बच्चे होने चाहिए, ये हमारी बात है। तो हमने कहा DFR जो 2.1 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ से 2.2+। 2 या 3 बच्चे घर में रहते अच्छे, घर को रखते अच्छे, देश को रखते अच्छे। इसलिए 5-6 होना ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 2 या 3 जरूर।
वहीं जयपुर के मानसरोवर इलाके में जेडीए ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। इलाके की करीब 250 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है और इस कार्रवाई का मकसद है सड़क का चौड़ीकरण। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मानसरोवर इलाके में गिराए गए कई मकान और दुकान। जेडीए का बुलडोजर है, इन निर्माणों को हटाने में यहां पर जुटा हुआ है। ये तस्वीरें जयपुर के मानसरोवर इलाके की हैं, जहां 21 कॉलोनियों के 250 मकानों को गिराया जाना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए ने कार्रवाई शुरू की, जो बुधवार को भी जारी रहेगी। जो निर्माण आ रहे हैं उनको हाईकोर्ट ने हटाने के डायरेक्शन दिए और बड़े स्तर के ऊपर जो जेडीए का प्रवर्तन महकमा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर है, यहाँ पर जो भी सड़क सीमा की जद के अंदर जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई पहले दिन की कार्रवाई में करीब 80 से ज्यादा अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। इस दौरान अधिकारियों को विरोध का सामना भी करने को मिला। बच्चों को लेने के कहाँ जाएंगे? सरकार की क्या कर रही है? 100 फीट रोड निकलने लायक है क्या ये? कुछ लोग यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर, लोगों को जरूरत है, लेकिन बाकी किसी कोई लोग सहमत नहीं है इसको 100 फीट करने से। कुछ लोगों का स्वार्थ है। आपका निर्माण, हमारा निर्माण हुआ है, 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। अपने बस्ती को चढ़ता हुआ देखे बहुत दुख हो रहा है। दरअसल करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सेक्टर रोड के दोनों तरफ 250 से भी ज्यादा बने अवैध अतिक्रमण को हटाकर इसे 100 फीट तक किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में जेडीए प्रवर्तन शाखा 21 कॉलोनियों के 250 मकान और दुकानों को हटाने में जुटी है। ये कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने की। कुल 251 अतिक्रमण चिन्हित किए गए जोन उपायुक्त कार्यालय द्वारा, जिसमें कुछ 18-19 प्रकरणों में स्टे है। इसके अलावा 220 के करीब अतिक्रमण आज से जो कार्रवाई प्रारंभ की गई है इसमें हटाए जाने हैं। वहीं जेडीए पर कार्रवाई को लेकर के भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप भी लग रहे हैं। लोगों ने जेडीए की टीम पर स्कूल के अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। और कल सुबह हम कम से कम 40 से 50 आदमी मुख्यमंत्री के पास में पूछेंगे और वहाँ इसको दोबारा जांच करवाएंगे। इन्होंने भेदभाव करके रोड को तोड़फोड़ कर रहे हैं और जनता को धमकी देके भगा रही है। जिन दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें जेडीए ने 17 जून तक अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा न होने पर जेडीए भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंच गया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर के न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम रोड तक जाने वाली सड़क को 100 फीट तक चौड़ा करना है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात गर्मी के मौसम में हो रही तकलीफों की करेंगे। गर्मी के मौसम में प्रदेश में पानी की किल्लत और बिजली की कटौती भयंकर समस्या बनती चली जा रही है, जिससे परेशान लोग अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी और बिजली की कटौती किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बिजली और पानी की कमी की समस्याएं इन दिनों आम हो चली हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन समस्याओं पर गौर करने वाला कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे की, जहां कई वार्डों में पानी का संकट गहराया हुआ है। यहाँ के वार्ड 7 और 22 में पानी से त्रस्त गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर बैठ करके धरना दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। शाहपुरा में वार्ड नंबर 7, 8, 22, 23 में पानी की समस्या को लेकर आम पब्लिक ने यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाहर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और बीच में रोड जाम भी किया। बाद में समझाइश, थाना प्रभारी की समझाइश के बाद में मौके पर तहसीलदार जैन के आने के बाद में यहाँ से धरने से उठे। ये 3 तस्वीरें अलवर के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां बिजली और पानी दोनों की भारी किल्लत है।
जिसके चलते लोग खास परेशान हैं। और यही वजह है अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं जलदाय कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने जलदाय विभाग के अभियंताओं के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनके घरों में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। समस्या है आपको और आज आप यहाँ पहुँची हो, क्या मांग कर रही हो? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, हमको पानी चाहिए बस। कब से पानी नहीं आ रहा आपका? हमको 15 दिनों 3 बार आगा नल, 3 बार में एक पानी बाल्टी नहीं आया बोल। अच्छा। और बिगर लेट पानी आ जाओ, और अब लेट को भी नहीं आ रहा, बिजली मोटर से भी नहीं आ रहा। एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ बिजली कटौती से अलवर के लोग परेशान हैं। गांवों में 5 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से किसान इतना परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन में 5 बिस्वा खेत भरना, अब बाकी 5 बीघा जमीन है तो 5 बिस्वा के हिसाब से वो कितने दिन में भरेगा 5 बीघा खेत को? तो इतनी ज्यादा कटौती हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। भारी गर्मी और हीट वेव के चलते अलवर के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रात को अचानक गर्मी से जी घबरा रहा था, रात को 11 बजे से रात से थोड़ा बहुत दवाई भी रखती है तो आराम। हालात झुंझुनू में भी खराब है, जहां बिजली कटौती से परेशान अलसीसर के ग्रामीणों ने 132 kV GSS पर प्रदर्शन कर बिजली कटौती बंद करने की मांग की। लोगों के आक्रोश को देखते डिस्कॉम के कर्मचारियों को पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस व निगम के कर्मचारियों को समझाने के बाद ग्रामीण वहां से हटे। झुंझुनू में एक तरफ बिजली कटौती से परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर जगह जगह हाहाकार मचा हुआ है। पानी की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बावजूद उसके भी जलदाय विभाग पेयजल की समुचित आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। कोटा में भी बिजली कटौती की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश भी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के सीजन में बिजली और पानी उन मूलभूत सुविधाओं में शामिल है जिसके अभाव में लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग आजकल उन दोनों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।